और आइए अब हम बात करते हैं चेन्नई की, रुख करते हैं चेन्नई का। और यहाँ पर एक माँ ने सोशल मीडिया की ट्रोलिंग से परेशान होकर अपनी जान दे दी। 28 अप्रैल का दिन था जब माँ की गोद से फिसलकर बच्ची गिर गई थी और बच्ची दूसरी से पहली मंजिल की छज्जे पर जा गिरी थी। आसपास के लोगों ने बच्ची को बचा लिया, लेकिन इस हादसे का वीडियो बना जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ। लोगों ने बच्ची की मां को लापरवाह कहते हुए खूब ट्रोल भी किया था। महिला इस घटना के बाद से बहुत तनाव और डिप्रेशन में रहने लगी थी। ट्रोलिंग से परेशान वो पति और बच्चों के साथ अपने मायके चली गई, लेकिन वहां भी परेशान रही और आखिर में उसने अपनी जान दे दी। ये महिला पहले से डिप्रेशन की दवा भी ले रही थी और चेन्नई की एक आईटी फर्म में काम करती थी। लेकिन ये मामला हमारे समाज और सोशल मीडिया के एक विकृत रूप को दिखाता है जो संवेदनहीनता की ओर इशारा कर रहा है। क्या पोस्ट डालने से पहले नतीजों के बारे में सोचना जरूरी नहीं है? कहीं आपके विचारों की आज़ादी किसी की तबाही की वजह ना बन जाए। और दूसरी तरफ सोशल मीडिया के कमेंट से प्रभावित होने से खुद को भी बचाए रखना बेहद ज़रूरी है। तो ये मामला हमें दिखाता है ये। और आइए सीधे चलेंगे अपनी सहयोगी उमा सुधीर के पास, जिन्होंने इस खबर को करीब से देखा है। उमा, बहुत ही दुखद है ये पूरा मामला। बच्ची को बचा लिया गया था, वो वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, और अब माँ ने अपनी जान ले ली परेशान होकर। जी हाँ, ये वो वीडियो है जो हम दिखाना चाह रहे थे आपको। ये वो वीडियो था जो सोशल मीडिया ने हर किसी पे देखा होगा। यहाँ पे बच्ची गिर जाती है माँ की गोद से और उसको बचा लिया जाता है मशक्क़त से, लेकिन फिर जो समाज है वो माँ के पीछे पड़ जाता है और माँ ने अपनी जान ले ली। तो उमा, इसके बारे में, इस पूरे मामले के बारे में क्या असर हुआ, क्या डिटेल्स? और शनिवार रविवार को ये खबर आई थी कि 33 वर्षीय रम्या, जो आईटी प्रोफेशनल हुआ करती थी चेन्नई में, उनकी मौत आत्महत्या से हो गई है कोयम्बतूर के करमड़े इलाके में। वो अपने मायके गई हुई थी क्योंकि एक तरह से सोशल मीडिया ट्रोलिंग की वजह से बताया जा रहा है कि वो काफ़ी डिप्रेस हो गई थी। हुआ ये था कि पिछले महीने अप्रैल 28 को उनकी जो 8 महीने की जो बच्ची है वो चौथे मंजिल से उनके हाथ से फिसल कर गिर गई थी और दूसरे मंजिल के एक टिन शेड के रूफ पर गिर गई थी। और उनके बचाव का जो वीडियो है वो काफ़ी वायरल हुआ था। लोग जो चादर लेकर खड़े थे उस बच्ची को बचाने के लिए, ताकि वो गिर भी जाए तो उसको चोट ना आए। और एक आदमी पहली मंजिल के खिड़की से उसको पकड़कर उसकी रेस्क्यू की थी और वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी। उसके बाद बहुत सारी टिप्पणियाँ आई और बहुत लोगों ने प्रशंसा की, जिन लोगों ने उस बच्ची को रेस्क्यू करने की कोशिश की, बचाने की कोशिश की। और दूसरी तरफ काफ़ी कठोर टिप्पणियां माँ के बारे में भी दी गई कि ये माँ होने के लायक नहीं है, अपनी बच्ची की देखभाल नहीं कर पा रही थी। ऐसा जो जैसे कमेंट्स आ रहे थे उसकी वजह से उसको काफ़ी डिप्रेशन हुआ था। और बताया जा रहा है कि वो अपने मायके इसलिए अपने पति और 2 बच्चों के साथ चली गई थी। उनका पहला बच्चा 4 साल का है। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो मदर थी रम्या, 33 वर्षीय, उनको पोस्टपार्टम डिप्रेशन था, यानी कि बच्चे के पैदा होने के बाद कुछ माएँ हार्मोनल वजह से एक डिप्रेशन होती है और उसके लिए वो दवाई भी ले रही थी और उसी कंडीशन में थी जब ये बच्ची गिर गई थी उनके हाथ से फिसल कर। दूसरी बात, जो सोशल मीडिया ट्रोलिंग हुई थी उसकी वजह से जो एक हेट्रेड और एक ज़्यादा एक डिप्रेशन जो रम्या को हुआ था, उसकी वजह से भी उनके परिवार का कहना है कि उन्होंने शायद अपनी जान खुद ले ली। 2 चीज़ें हैं कि सोसाइटी में शायद अवेयरनेस नहीं है इस पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में, और सोशल मीडिया में जिस तरह की कमेंट्स या टिप्पणियाँ लोग देते हैं उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती। शायद ये अवेयरनेस होना भी ज़रूरी है कि अपनी कमेंट्स की वजह से दूसरों पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। और अगर वो होता तो शायद रम्या को वो सपोर्ट मिल पाती जो उनको मिलना चाहिए था, और अगर वो मिलता तो शायद वो आज जिंदा होती। और बात अब बृजभूषण शरण सिंह की। यौन शोषण के मामले में आज बृजभूषण शरण सिंह की कोर्ट में पेशी हुई। उनके खिलाफ 7 धाराओं में कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। 6 महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। बृजभूषण ने आरोपों को मानने से इनकार किया। कोर्ट ने बृजभूषण
को दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारी सहयोगी ऐश्वर्या। चार्जशीट एक्सेप्ट हुई है, अब पुलिस साबित करेगी कि उसके पास मेरे खिलाफ क्या सबूत। महिला पहलवानों के खिलाफ यौन शोषण मामले में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसद और WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह भी सुनवाई में शामिल हुए। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने ब्रिजभूषण शरण सिंह के वकील से पूछा कि क्या वो मुकदमा दायर करना चाहते हैं, अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। उस पर ब्रिजभूषण शरण सिंह के वकील के द्वारा जवाब दिया गया कि वो मुकदमा का दावा कर रहे हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह से कोर्ट में पूछा गया कि क्या वो अपनी गलती स्वीकार करते हैं। उस पर ब्रिजभूषण शरण सिंह की तरफ से कहा गया कि जब उन्होंने किसी तरीके की गलती की ही नहीं तो आखिर वो इस गलती को स्वीकार क्यों करें, और मुकदमा का दावा उन्होंने पेश किया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो तमाम दस्तावेज हैं, भले ही वो CCTV फुटेज हो, CDR डिटेल्स हो या फिर होटल्स के टिकट्स हो, उनको मुहैया ब्रिजभूषण शरण के वकील को कराया जाए। जिस पर जज ने सरकारी वकील से कहा कि इन तमाम दस्तावेजों को ब्रिजभूषण शरण के वकील को मुहैया कराया जाए। ब्रिजभूषण शरण के अलावा जो उनके साथी हैं विनोद तोमर, जो सहयोगी भी रहे हैं और पूर्व सचिव भी रहे हैं WFI के, उनके खिलाफ भी क्योंकि मुकदमा दायर था और चार्जेस फ्रेम थे, उनसे भी जज ने पूछा कि क्या वो अपनी गलती को मानते हैं। उन्होंने साफ तौर पर जज को कहा कि वो किसी भी तरीके की गलती को नहीं मानते और उसके पास तो वो तमाम दस्तावेज भी मौजूद हैं जो वो कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं, जिसमें साफ तौर पर यह पता लग सकता है कि उन्होंने किसी भी महिला पहलवानों को डराया, धमकाया या डांटा नहीं हो। ब्रिजभूषण शरण के वकील ने साफ तौर पर सरकारी वकील से इन तमाम दस्तावेजों को मांगा है और कोर्ट ने उनको 10 दिन की मोहलत दी है। 10 दिन के भीतर उनको ये तमाम दस्तावेजों को पेश करना है। जब रही बात जो विदेशी दौरों की, तो ब्रिजभूषण शरण की तरफ से कहा गया कि वो उनके आधिकारिक दौरे थे। इसके अलावा किसी भी तरीके से उन्होंने महिला पहलवानों को नहीं डराया, धमकाया। उनके पास तमाम दस्तावेज भी मौजूद हैं। अब अगली जो सुनवाई है वो 1 जून को होगी और 1 जून से मुकदमा शुरू होगा, क्योंकि मुकदमे का दावा किया है और उन्होंने गलती उन्होंने नहीं स्वीकार करी है। हम आपको बता दें 354 D के तहत 6 में से 5 जो केसेस हैं उनमें मुकदमा अब चलेगा और जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल हो, इसको लेकर कोर्ट ने कहा कि वो किसी भी अगली तारीख को 10 दिन से 15 दिन के भीतर ही देंगे। और अब अगली तारीख में यह तय होगा कि क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो चार्जेस हैं वो किस तरीके से इन सुनवाई के दौरान पेश किए जाते हैं और क्या आगे चलकर जो ब्रिजभूषण शरण का कहना है कि दिल्ली पुलिस को अब साबित करना है कि ये जो चार्जेस उनके खिलाफ लगाए गए हैं वो चार्जेस सही हैं या नहीं, उसको देखते हुए सुनवाई किस तरीके से आगे बढ़ती है ये देखने वाली बात होगी। पुणे एक्सीडेंट मामले में दोनों बार मालिकों को कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। राज्य उत्पाद शुल्क विभाग ने कोजी बार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और बार को सील कर दिया गया है। इस वहीं पर आपको बता दें, जहां पर 17 साल के नाबालिग ने शराब पी थी, जब से कुछ देर पहले महाराष्ट्र के आपको बता दें उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे की पुलिस आयुक्त के दफ्तर पहुंचे। शनिवार की रात एक तेज रफ्तार कार पोर्श ने 2 लोगों को कुचल दिया, जिनमें बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई थी। नाबालिग आरोपी कार चलाते समय नशे में था और इस घटना के करीब 15 घंटे बाद ही आरोपी को निचली अदालत ने अजीबोगरीब जमानत दे दी थी। ये घटना बहुत ही दर्दनाक है और इस घटना में पुलिस ने 304 अप्लाई किया है, 304A ने। ये हीनियस क्राइम के रूप में पुलिस इसको ट्रीट कर रही है। जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के ऑर्डर को मैं देखता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है कि इतने गंभीर मामले में इस प्रकार की ऑर्डर कैसे दी गई, इसलिए उसको हम लोग कंटेस्ट करेंगे। मां
मां गंगा ही अब हमार माई है। मैंने इसलिए कहा था कि मां गंगा ने पहले मुझे काशी बुलाया था, अब मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। और इस आज आयोजन में इतनी सारी मातृशक्ति की मौजूदगी मुझे अभिभूत कर रही है। आप सभी समय निकालकर यहां आई, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, मैं पार्टी के प्रचार में कितना भी व्यस्त होता हूं, लेकिन बनारस को लेकर हमेशा बहुत निश्चिंत रहता हूं। मुझे कोई चिंता ही नहीं रहती, क्योंकि सब कुछ आप ही लोग संभाल रहते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं यही कहूंगा, इस गर्मी में अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिए। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों में जाना होता है, गांवों में जाना होता है, बूथ पर जाना होता है। और इसलिए मेरा एक सुझाव है, कितना ही काम करिए लेकिन पानी बहुत खूब पीजिए, साथ में पानी हमेशा रखिए, और कभी भी बिना खाए घर से निकले नहीं। मेरा लंबे समय का अनुभव है, इसलिए मेरी सलाह आपको जरूर काम आएगी। माताओं बहनों, बीते 10 साल में पहली बार सरकार की नीतियों से लेकर निर्णयों तक हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं केंद्र में आई हैं। इस पर उतनी चर्चा भले ही न हुई हो, लेकिन ये भारत की सक्सेस स्टोरी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप बताइए, जब घर आपके बिना नहीं चलता तो देश आपके बिना कैसे चल जाता? ये बात 60 वर्षों तक सरकारों को समझ ही नहीं आई। कांग्रेस सपा की सरकारों ने महिलाओं के साथ क्या किया? केवल उपेक्षा और असुरक्षा। साथियों, इंडी गठबंधन की मानसिकता ही महिला विरोधी है। इंडी गठबंधन वाले महिलाओं को आरक्षण का विरोध करते हैं। जहां इनकी सरकार आती है, महिलाओं का जीना दुभर हो जाता है। बनारस के लोग तो यूपी, बिहार दोनों में रहे जंगल राज से परिचित है। बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था। बेटियों को सुरक्षा के डर से पढ़ाई छोड़कर घर पर बैठना पड़ता था। और सपा वाले कहते थे और बेशर्मी से कहते थे, लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है।
आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं, योगी जी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। माताओं बहनों, पहली बार केंद्र में ऐसी सरकार आई है जिसने महिलाओं के सम्मान की चिंता की, उन्हें इज्जत घर दिए। इसके लिए मजाक उड़ाते कि मोदी टॉयलेट करता रहता है, टॉयलेट बनाने में लगा है। 11 करोड़ टॉयलेट बनाए हैं। मेरी करोड़ों करोड़ों माताओं का मैंने इज्जत घर बनाया है। लेकिन मुझे पता था मेरी बहन बेटियों के लिए इसकी कितनी बड़ी जरूरत थी। मोदी ने गरीब से गरीब महिलाओं के लिए बैंक खाते खुलवाए और वो भी 1 रुपये के खर्च के बिना, ताकि उन्हें जो भी पैसा मिले वो सुरक्षित रह सके। मोदी ने करोड़ों पीएम आवास, 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए, लेकिन उसकी रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर करवाई ताकि करोड़ों माताएं घर की मालकिन बनी है। अब महिलाएं भी संपत्ति की मालकिन बन रही है। ये बस योजनाएं नहीं थी, इससे नारी शक्ति को नया आत्मविश्वास मिला। यही मेरा मिशन था, यही मेरी सोच थी। माताओं बहनों, कांग्रेस की सरकारों की पहचान एक गाने से खूब होती है और वो गाना बहुत पॉपुलर रहा है, महंगाई डायन खाए जात है। कांग्रेस आई, महंगाई लाई। कांग्रेस सरकार रही होती तो आज आपकी रसोई का बजट 2 गुना 3 गुना बढ़ चुका होता। लेकिन ये भाजपा है, ये गरीब का बेटा मोदी है। मोदी लगातार प्रयास करता है कि आपके खर्चे कम हो और आपकी बचत ज्यादा बढ़े। मोदी ने मुफ्त राशन की योजना चलाई हुई है ताकि गरीब का एक घर का चूल्हा जलता रहे। इससे हर परिवार के साल में करीब करीब 12,000 रुपये बच रहे हैं। आपको जो उज्ज्वला का सिलेंडर मिलता है उसमें भी प्रति सिलेंडर आपको 300 रुपये से ज्यादा की बचत हो रही है। बनारस में करीब 40,000 घरों में अब पाइप से रसोई गैस की सप्लाई होती है। बहुत जल्द ही 80,000 से ज्यादा घरों को भी पाइप से गैस मिलने वाली है। इससे भी आपकी बचत बढ़ेगी। माताओं बहनों, पिछले 10 साल में बनारस के 3 लाख से ज्यादा लोगों का ये आंकड़ा जो कोई सुनेगा तो उनको आश्चर्य होगा कि एक सांसद जब समर्पित भाव से काम करता है तो कितना बड़ा काम कर सकता है। आपको
भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में 3 करोड़ नए घर बनाने की बात कही है। मेरा एक काम करोगे आप लोग? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करोगे? सबके सब हाथ ऊपर करके जोर से बताइए, मेरा काम करोगे? आपकी आवाज दूर तक जानी चाहिए, मेरा काम करोगे? अभी आप लोगों के घरों में संपर्क के लिए जाते होंगे, मोहल्ले में जाते होंगे, छोटे छोटे इलाके में जाते होंगे, चाल में जाते होंगे, बस्ती में जाते होंगे। कहीं पर भी कोई परिवार अगर झोपड़ी में रहता है, कोई परिवार अगर कच्चे घर में रहता है, मेरी तरफ से उनको कह देना कि 4 जून के बाद उनको भी पक्का घर मिल जाएगा। ये मोदी की गारंटी है और इसलिए मैं 3 करोड़ नए घर बनाने की योजना लेकर के चल रहा हूं। माताएं बहनें, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को हम ड्रोन पायलट बना रहे हैं और मैं ऐसी महिलाओं को मिला, उसने कहा साहब हमको तो साइकिल भी नहीं आती थी, अब ड्रोन पायलट बन गए, पूरा गांव हमको पायलट करके बुला रहा है। और ये ड्रोन पायलट बहनें हमारे देश में कृषि क्रांति का नेतृत्व करने वाली है। पहले मुद्रा योजना में 10 लाख रुपए का लोन मिलता था और मुझे खुशी है कि मुद्रा योजना का सर्वाधिक लाभ हमारी बहनों ने उठाया है। पहले 10 लाख देते थे, अब 20 लाख रुपया मिलेगा। आपके परिवार की चिंता करने वाले मोदी ने मुफ्त राशन योजना को भी 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। माताओं बहनों, अगले 10 दिन हमें काशी के घर घर जाना है। यहां जो हर तरफ विकास कार्य हुए हैं वो अभूतपूर्व है। काशी के घर घर में हमें इन विकास कार्यों की बात पहुंचानी है। इनसे यहां रोजगार के भी नए मौके बने हैं। पिछले 2.5 साल में 16 करोड़ से अधिक श्रद्धालु श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन करने आए हैं। अब एक विशेष खबर। कुछ लोग बिना शोर शराबे के जनता के लिए काम करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल का नाम ऐसे ही लोगों में आता है। प्रहलाद पटेल लगातार गाय और गौशालाओं का काम कर रहे हैं। खास रिपोर्ट। सड़क पर लावारिस घूमती गाय की तस्वीरों ने 9-10 साल पहले कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल को झकझोर दिया। आध्यात्मिक गुरु श्री बाबा श्री ने उन्हें गौ रक्षा का मंत्र दिया तो जबलपुर से लगभग 300 किलोमीटर दूर 275 एकड़ की जगह खोजी गई। इलाका वीरान था, पथरीला भी। सिर्फ एक अच्छी बात, वहां एक प्राकृतिक जल स्रोत था। 2014 में मैं दमोह का सांसद बना था और यहाँ पर खुले तौर पर बड़ी संख्या में गौवंश घूमता था, तो स्वाभाविक लगता था कि भाई इसका विकल्प क्या होगा। तो लगा कि यहाँ पे एक पानी का स्रोत है जरारू धाम करके, वो पानी के स्रोत का, क्योंकि एक मोटी चीज़ थी कि पीने का पानी होना और जगह होना, तो फिर इस जगह का स्थान का चयन हुआ और 17 सितंबर प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर 2016 में इसकी हमने शुरुआत की। सड़क थी नहीं, यहाँ पहुंचना मुश्किल था। सांसद निधि से कुछ काम आगे बढ़ा। आज जरारू धाम गो अभ्यारण्य 1600 बीमार, विकलांग और दूध न देने वाली गायों की आश्रय स्थली है। यहाँ गाय के गोबर और गौमूत्र से गौ काष्ठ,
जैविक खाद तो बन ही रहा है, गोबर गैस संयंत्र भी लगा है। तमाम सहयोगी ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक लोग नहीं हैं, उनके साथ ये काम शुरू हुआ। इस बंजर जमीन को गाय के गोबर, आसपास की मिट्टी और ड्रिप इरिगेशन से उपजाऊ बनाया जा रहा है। अब यहाँ हजारों पेड़ लग चुके हैं। इस वर्ष का लक्ष्य है 1 लाख पौधे एक साथ लगाना है। इन पौधों के लिए प्राकृतिक नर्सरी भी यहीं बनाई गई है। इस नर्सरी से ही 1 लाख नए पौधे लगाए जाएंगे। यहाँ कई कार्यकर्ता 24 घंटे अपनी सेवा देते हैं। जरारू धाम गौ अभ्यारण्य से वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। और इसी खबर के साथ चुनाव इंडिया का में इतना ही। नमस्कार।